कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। मैं संजू शर्मा, हिंदी की अध्यापिका, मेरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत, वेलकम। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का समास, जो कि आपने शायद 8th क्लास में बहुत कम इसके बारे में बताया जाता है। 9th और 10th क्लासेज में ये मेन टॉपिक होता है। तो हमारा ये टारगेट होता है कि हम हिंदी व्याकरण या हिंदी में भी आउट ऑफ आउट यानी 100 का हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करें। तो हमें किस प्रकार से पढ़ना है कि अपने घर पे रहकर भी हमने अध्ययन को जारी रखना है। तो हमारा समास, अब सबसे पहले समास के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि इसका अर्थ क्या होता है। हम उसका अर्थ जानना चाहते हैं कि उसका मीन क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना यानी छोटा रूप बनाना, उसको शॉर्ट दिखाना। संक्षिप्त करना या शब्दों को पास पास लाना। जैसे दो शब्द होते हैं समास में, उनको पास में लाना, पास में बिठाना, रख कर एक नया शब्द बनाना। यानी दो शब्दों को पास बिठाकर उनके मेल को, उनके योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब संक्षिप्त करना, छोटे रूप करना, ये तो हमारा था समास का अर्थ। अब आगे पूछा जाता है कि समास का किन दो शब्दों से मिलकर ही बना होता है समास। तो ये हमारा दो शब्द होते हैं सम प्लस आस। सम प्लस आस से मिलकर बनता है। इसका मतलब होता है पास पास बिठाना, यानी दो शब्दों को पास में लाना, एक साथ करना, उनको मिलाना, उनका योग करना, एक नए शब्द का निर्माण करना। तो ये होता है हमारे समास शब्द का दो शब्दों से मिलान। और ये यहाँ पर समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त करना, उसको पास पास से बिठाना। जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि दिन रात। अब दिन और रात के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ये एक सामासिक शब्द है, यानी इसके अंदर कोई विभक्ति चिन्ह, कोई अव्यय कुछ नहीं है। फिर हमने जब इसका विस्तारित रूप लिखा, इसको बढ़ाया, तो क्या बना इसका? दिन और रात। दिन और रात, ये तो और ये इसका विस्तारित रूप है, बढ़ा हुआ रूप है। इस रूप को हमने छोटा करके क्या किया? दिन और रात। तो रात है जो इसका और विभक्ति चिन्ह हमने यहाँ हटा दिया है और यहाँ से बन गया दिन और रात। ये समास कहलाते हैं कि जो बड़े शब्दों को, यानी दो या तीन शब्दों का इससे जो शब्द बने हुए होते हैं उनको छोटा करके संक्षिप्त करके ये हमें नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो हमारे समास कहलाते हैं दिन और रात। फिर दूसरा उदाहरण है छात्रावास। छात्रावास देखिए, छात्रावास एक सामासिक शब्द है, एक छोटा शब्द है। अब इसका जब हम विस्तारित रूप लिखते हैं तो होता है छात्रों का आवास। छात्रों का आवास जिसमें का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। परंतु जब हमने इसको सामासिक शब्द बनाया तो हमने इस का विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया, यानी इसको हटा दिया यहाँ से, और छात्रावास शब्द हमारे एक नया सामासिक शब्द बन गया है। तो ये होता है हमारे समास शब्द का अर्थ। समास शब्द का यानी किन शब्दों से मेल से बना होता है ये छोटे शब्दों का निर्माण। अब आता है, कई बार हमारी 9th और 10th क्लास में पूछ लिया जाता है कि समास की परिभाषा क्या होती है। तब हमें विस्तारित रूप में बताना पड़ता है कि समास की परिभाषा क्या होती है। तब उसका अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के या दो या दो से अधिक पदों के मेल या योग से जो नया शब्द बनता है उसे हमें समास कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी बता सकते हैं कि विभक्ति विहीन। विहीन का मतलब क्या होता है? जिसके अंतर्गत विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं या जिसके अंतर्गत अव्यय नहीं होते, अव्यय को लोप कर दिया जाता है, वे शब्द समास कहलाते हैं। यानी शॉर्ट रूप में हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, या विभक्ति विहीन शब्दों को समास कहते हैं, या हमारे जो अव्यय जहाँ से लोप हो जाते हैं उन शब्दों को हम समास कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हमें सिर्फ 9th और 10th क्लास में काम आती है। आगे हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जैसे छात्रावास है, इसमें पूछ लिए कौन सा समास है, फिर हमें उसकी परिभाषा देनी पड़ती है कि छात्रावास में कौन सा समास है। तो ये हमें बताना पड़ता है कि हम आगे पढ़ेंगे जैसे कितने प्रकार के समास होते हैं, उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं कि समास की विशेषता क्या होती है। विशेषताएं यानी समास के गुण क्या होते हैं। समास की विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं यानी गुण, कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये समासिक शब्द है। तो अब इसके लिए हमें क्या देखना होता है कि पहली विशेषता हम देखते हैं कि पहला हमारा पॉइंट है दो पद होते हैं।
जैसे हमने अभी पढ़ा है समास में, हमने गंगा जल, विद्यालय, छात्रावास, बहुत सारे ऐसे शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं कि जिसके अंदर दो पद होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहला पद क्या कहलाता है, पूर्व पद, दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद। यानी पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। ये दो पद होते हैं। जैसे मान लो ये गंगा जल शब्द है आपका, गंगा जल लिखा हमने, गंगा जल, तो इसमें क्या हुआ, पहला शब्द हमारा क्या है, गंगा, दूसरा शब्द हमारा क्या है, जल। जब हमने इसके टुकड़े किए, इसको बांटा, तो क्या बन गया आपका, गंगा का जल। इस प्रकार से बन गया। यानी ये दो जो शब्द है हमारे, ये हम इन दो, हमारी विशेषता क्या है पहले समास की, पहले के दो पद होते हैं, पहला पद गंगा, दूसरा जल। और जब इसको विस्तारित रूप में लिखा, इसका विग्रह किया, तो क्या बना, गंगा का जल। तो पहली विशेषता हमारी समास की कि इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि समास दो शब्दों के मेल होता है। यानी समास में दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, या दो शब्दों का मेल या योग होता है। जैसे कि देखिए उदाहरण के द्वारा समझिए, दशानन, ये एक सामासिक शब्द है, दशानन। अब इसमें क्या हुआ, दो शब्दों के मेल से आपने क्या, दो शब्द मिला के बनाए हैं इसको, दस धन आनंद। दस का मतलब एक संख्यावाची शब्द हो गया, आनंद का मतलब होता है मुख वाला, यानी सर होते हैं। यानी जैसे रावण है तो वो क्या होता है, 10 मुंह वाला या 10 सर वाला, इसलिए हमें उसको ये उपाधि मिली हुई है कि दशानन, जिसके 10 सर होते हैं या 10 मुख वाला, उसको हम दशानन बोलते हैं। तो आगे आपके समझ में कि दो शब्दों का, दो शब्द आपके हो गए 10 और आनंद, और ये एक आपका सामासिक शब्द है। हमारी दूसरी विशेषता इसी पे आधारित है कि दो शब्दों का मेल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभक्ति चिन्ह या अव्यय का लोप हो जाना। विभक्ति चिन्ह जैसे कि आप जानते हो कि कौन से होते हैं, कारक आपने पढ़े हैं कि कारक में क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर संबंध का के की, ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं, यानी विभक्ति चिन्ह होते हैं। इनका लोप हो जाता है, ये यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा होता है अव्यय। अव्यय शब्द जैसे और है, अथवा है, ये होते हैं, वो हमारे यहाँ से जब हम इनका विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं तब एक नया सामासिक शब्द निकल आता है और इनके विस्तारित रूप को हम छोटा करके बनाते हैं। जैसे कि देखिए देश निकाला, ये देश निकाला शब्द क्या है, हमारा एक सामासिक शब्द है, यानी एक समास बना हुआ है, एक शब्द है, छोटा शब्द। अब आपने क्या किया, इस शब्द का विस्तारित रूप क्या लिखा, देश से निकाला, यानी जिसको देश से निकाल दिया जाता है उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे ये से यहाँ पे क्या था, विभक्ति चिन्ह था, यानी अलग कर दिया हमारे देश से। तब हमने से विभक्ति चिन्ह को यहाँ से हटाकर इसका छोटा रूप एक सामासिक शब्द बना दिया है, देश निकाला। अब इसके बाद में इसकी चौथी विशेषता आती है, पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब आपको ये जानना होता है कि पूर्व पद प्रधान कब होते हैं, उत्तर पद प्रधान कब होते हैं। इसके लिए हम जब आगे भेद पढ़ेंगे समास के, उसके अंतर्गत आएगा कि पूर्व पद कौन से समास में प्रधान होता है, कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है, या कौन से समास में दोनों पद प्रधान होता है। जब हम इसके प्रकार से इसके भेद के बारे में जानेंगे तब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अब इसकी एक विशेषता और आती है कि एक होता है कि समस्त पद क्या होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। तो इसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं अभी कि समस्त पद और समास विग्रह क्या होता है। अब समास की विशेषताओं के अंतर्गत कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि समस्त पद होता है और समास विग्रह क्या होता है। अब हमें पूछा दिया जाता है कभी कभी कि समस्त पद होता क्या है, तो जो संपूर्ण सामासिक शब्द होता है वो तो कहलाता है हमारा समस्त पद। और जब हम उसको बांट देते हैं, उसकी टुकड़े कर देते हैं, उसका विभाजन कर देते हैं, वो कहलाता है समास विग्रह। जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसके अंतर्गत हमारी सारी बातें आ जाती है कि समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या, समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद हमारा क्या होगा, समास विग्रह हमारा क्या होगा। तो उदाहरण के माध्यम से समझिए कि हमारा पहला उदाहरण है माता पिता। तो ये हमारा क्या हो गया, एक समस्त पद है, यानी सामासिक शब्द भी बोलते हैं इसको,
समस्त पद भी बोल देते हैं। अब आपको इसमें पूछा जाता है पूर्व पद कौन सा है, तो पूर्व पद मतलब पहला पद। ये आपका पहला पद, ये दूसरा पद, अपनी भाषा में समझने के लिए। तो इस पूर्व पद को, पहले पद को हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। माता पूर्व पद, पिता उत्तर पद। अब इसका विग्रह करते हैं तो क्या हुआ? माता और पिता। अभी हमने जैसे परिभाषा में पढ़ा था विभक्ति चिन्ह और अव्यय, तो ये और शब्द है आपको अव्यय के बारे में बताना है। तो जब हमने समस्त पद बनाया था तो इस और का क्या कर दिया था हमने? यहाँ पे लोप कर दिया था, इसको यहाँ से हटा दिया था। और दूसरा उदाहरण देखिए, नवरत्न। अब नवरत्न में हमें कोई पूछे कि क्या है इसमें, पहला पद और दूसरा पद क्या है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? तो पूर्व पद हमारा है नव, उत्तर पद हमारा रत्न, और इसका विग्रह क्या हुआ? नौ, यानी नव। नव मीन्स क्या होता है? नव रत्नों का समाहार, यानी जो रत्न फेमस होते हैं उनसे नौ जो मिलकर एक वस्तु बनी है, एक हार बना है, या जो नवरत्न फेमस होते हैं मनुष्य के अनुसार, तो वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब एक थर्ड पॉइंट हमारा आता है, थर्ड उदाहरण कमल नयन। तो इसमें पूर्व पद क्या है? कमल। उत्तर पद क्या है? नयन। कमल नयन का मतलब क्या होता है? आंखें। अब आपको अगर इसका विस्तारित रूप देना है, इसका विग्रह करना है, इसको बांटा टुकड़े करने, तो क्या लिखोगे आप? कमल के समान नयन। हमारा छोटा रूप क्या था? इसका सामासिक शब्द क्या था? कमल नयन। हमने उपमा देखी, कमल के समान जिसकी आंखें होती हैं उसको हम कमल नयन कहते हैं। फिर हमने ये विभक्ति चिन्ह यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर सिर्फ हमने कमल नयन लिखा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको विग्रह मतलब जो विभक्ति चिन्ह है, विग्रह करते तब विभक्ति चिन्ह लगाते हैं और समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह हटा दिया जाता है। तो ये थी हमारी समास की विशेषताएं। अब हम कल पढ़ेंगे समास के भेद कि कितने भेद होते हैं, प्रत्येक भेद के बारे में, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।